हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने दल बदल के जो प्रावधान हैं, जो दल बदल की मतलब दल बदल कब माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा, तो इसका जो हमने देख लिया था यहाँ पे दल बदल विरोधी। जो देखो इसमें क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एक मिनट में इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। हाँ, कब दल बदल माना जाएगा। तो यदि कोई निर्वाचित सदस्य है उस दल की सदस्यता त्याग दी जिससे वह चुनकर आया है तो दल बदल माना जाएगा। दूसरा है कि यदि निर्दलीय जीता हुआ प्रत्याशी किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो दल बदल माना जाएगा। और तीसरा है जब कोई सदस्य मनोनीत हो और मनोनयन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। मतलब ये 6 माह बाद इम्पोर्टेंट है कि 6 माह बाद ही वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करे। फिर चौथा था यदि कोई सदस्य अपने दल के अध्यक्ष के निर्देशों के विरुद्ध सदन के भीतर आचरण या मतदान करे तो इसे व्हिप जारी करता है। व्हिप क्या होता है? व्हिप एक मतलब दल का सदस्य होता है जिसको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह दल के अध्यक्ष से जो है निर्देशों का पालन, जो भी सदस्य हैं उनसे निर्देशों का पालन करवाएं। और कब दल बदल नहीं माना जाएगा, तो यह अपवाद भी है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद वह दल की सदस्यता त्याग दे तो दल बदल नहीं माना जाएगा। मतलब जैसे मान लिया कोई सदस्य है और वो अध्यक्ष भी बन रहा है, तो जब वो अध्यक्ष बन रहा है तो अपना क्या करे, दल का सदस्यता जो है त्याग दे। जैसे कि भारत में एक बार नीलम संजीव रेड्डी ने ऐसा किया था। दूसरा है यदि किसी दल से 2/3 सदस्य अलग हो जाए। मान लिया कि 245 सदस्य हैं, उसमें से 2/3 अलग हो जाएं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। फिर निर्णय कौन करता है कि कोई सदस्य दल बदल का दोषी है? तो लोकसभा में तो स्पीकर करता है, राज्यसभा में सभापति करता है। निर्णय का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इसका जैसे मान लिया कि दल बदल का जो ये निर्णय है ना, इसको जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निर्णय की जांच करेगा और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है दल बदल को। तो इसमें एक केस भी है कि हो तो होलो हॉर्न बनाम जा चिल्लू। ये नागालैंड का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जांच में कहा। और दल बदल रोकने के सुझाव अगर मान लिया पूछा जाए कि दल बदल एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न जो है उसको सुझाव क्या दोगे रोकने के लिए, तो सबसे पहले तो दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि 2/3 सदस्य भी बाहर ना जा पाएँ। दूसरा है निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति को दिया जाए केंद्र में और राज्य में राज्यपाल को। तो ये सारा हम लोगों ने सब पढ़ लिया था। तो आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जो कि है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब हो गया कि जैसे संसद में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और एक होते हैं लोकसभा के सदस्य। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब हो गया कि संसद के सदस्यों का अधिकार। तो अब या तो ग्रुप में हो सकता है, मतलब बहुत सारे सामूहिक रूप से अधिकार हो सकता है कि लोकसभा के सदस्यों का ये अधिकार है, और एक तो होगा व्यक्तिगत रूप से संसद का अधिकार। तो वही इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 105 में दिया गया है। तो अभी मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हमारा स्टोरेज जो था वो बहुत भर गया था। तो अभी मेरा चिप जो है, मैंने SD कार्ड लगाया है इसमें, तो काम कर रहा है, इसलिए अभी आराम से बोल के 5 घंटे का रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार में, एक बार इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। देखो इसमें कह रहा है कि संसद का सत्र जब चल रहा हो तो उस समय संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, तो उसे ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। इसका अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार का कि संसद के सदस्यों को संसद और उसकी समितियों की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कुछ दिए गए अधिकार को ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। तो अब इसको स्रोत क्या है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ कहाँ मिलती है। तो संविधान के प्रावधान आर्टिकल 105 के अनुसार कुछ विशेषाधिकार मिलती है, मतलब आर्टिकल 105 में कुछ विशेषाधिकार लिखे हुए हैं। दूसरा है कुछ संसद के कानून में मिलती हैं। तीसरा है कुछ संसदीय परंपरा में मिलती हैं। और चौथा कुछ न्यायालय के निर्णय पर भी निर्भर करती है। पांचवा संसद के दोनों सदनों के नियम में भी कुछ विशेषाधिकार हैं। और कुछ विशेषाधिकार जो हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले उपलब्ध थे और वे मिलते रहेंगे। तो ये संसदीय विशेषाधिकार के स्रोत हैं, मतलब कहाँ कहाँ से। एक तो आर्टिकल 5 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, और एक तो संसद कानून बनाकर कुछ दिया है, संसद ने कानून बनाया है विशेषाधिकार के लिए। और कुछ संसदीय परंपरा से हैं, जो परंपरा से चली आ रही है। कुछ न्यायालय के निर्णय पर बेस है कि न्यायालय निर्णय करेगा। और जो कुछ हैं वो क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों के जो नियम हैं उनके अनुसार जो है ये बनाया गया है। और कुछ विशेषाधिकार जो थे वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है जोड़े गए थे।
तो ये हो गया संविधान संशोधन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो उसमें भी संसदीय विशेषाधिकार कुछ दिए गए थे। तो अभी मैं इसको पहले एक बार फ्लाइट मोड कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि विशेषाधिकार का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। तो देखो, विशेषाधिकार के वर्गीकरण में ये लिखा है विशेषाधिकार का वर्गीकरण, और यहाँ लिखा है संविधान में वर्णित नहीं है। तो जो विशेषाधिकार है संसद के, वो संविधान में वर्णित नहीं है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुसार, तो वहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान में तो वर्णित नहीं है। तो लेकिन इसके विशेषाधिकार दो रूप से हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से और एक है सामूहिक विशेषाधिकार। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकार जो है पूरा पढ़ लेंगे कि व्यक्तिगत रूप से क्या विशेषाधिकार होते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो संसद के जो सदस्य हैं उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होता है, एक मिनट अभी। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार में हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार में क्या क्या संसद के सदस्यों को अधिकार होता है। तो इसमें अधिकार होता है जो प्रत्येक सदस्य को निजी तौर पर उपलब्ध हो। मतलब ये व्यक्तिगत जो होता है ना, एक एक सदस्यों को, चाहे वो सदन के कोई भी सदस्य हों, राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उनके एक एक सदस्यों को ये अधिकार मिलता है। तो देखिए क्या क्या अधिकार मिलता है। पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलना, तो बोलना, कहना, प्रकट करना, कुछ भी करने की उनकी आज़ादी है। फिर है दूसरा, सदन में बोले गए जो शब्द है ना, उसके आचरण पर न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। मतलब सदन में कुछ भी, जो सदन चल रहा है उसमें कुछ भी बोलो, सदस्यों का कुछ भी बोलने का मतलब ये कह सकते हैं कि एक अधिकार ही है, क्योंकि उस पर तो न्यायालय में मुकदमा नहीं होता। तो इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं, क्योंकि अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो इससे क्या होगा कि संसद में जो अपशब्द बोले जाएंगे, गलत आचरण होगा। तो ये सब इसके दोष भी हैं, लेकिन अभी हम लोग अधिकार पढ़ रहे हैं तो अधिकार को जानते हैं। तो दूसरे में यही कहा कि सदन में बोले गए जो मतलब शब्द होंगे, उन पर, उनके शब्दों पर, उनके आचरण पर जो होगा, ये न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। तो इस तरह से तो व्यक्तिगत अधिकार बहुत ज़्यादा हो गए कि कोई किसी को भी कुछ कह सकता है। तो वही है कि इसमें अधिकार में दो अधिकार हो गए, एक तो ये हो गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक हो गया सदन में बोले गए कोई भी शब्द होंगे या आचरण करेगा उसमें न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। फिर तीसरा है कि जब तक सदन की कार्यवाही चलेगी, मतलब कार्यवाही चलेगी, तब तक न्यायालय में बुलावा नहीं भेज सकता। न्यायालय जो होता है उसे बुलावा नहीं भेज सकता किसी भी संसद सदस्य को। चौथा क्या अधिकार है इसका कि संसद की कार्यवाही चलने के दौरान, कार्यवाही से 40 दिन पहले तथा कार्यवाही के 40 दिन बाद सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब कार्यवाही से 40 दिन पहले, मतलब इन्हीं 40 दिन को, जैसे मान लिया आज यहाँ कार्यवाही चल रही है, तो यहाँ 40 दिन इधर है और 40 दिन इधर है, तो इनके बीच में जो है कोई भी गिरफ्तारी सिविल मामलों में नहीं होगी। तो सिविल मामला जो होता है, यहाँ पे लिखा मैंने कि सिविल मामला क्या होता है, अपराध ना हो उसमें। सिविल मामलों में अपराध नहीं होता, उसमें ज़मीन उमीन का मुकदमा होता है या पैसों संबंधित होता है, और क्रिमिनल में अपराध होता है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत विशेषाधिकार। फिर उसके बाद हमारा है सामूहिक विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो सामूहिक विशेषाधिकार में होता है जो अधिकार पूरे सदस्य के लिए उपलब्ध हो। सामूहिक विशेषाधिकार में क्या होता है, जो अधिकार पूरे सदस्य को उपलब्ध हो उसे सामूहिक विशेषाधिकार कहते हैं। मैंने पूरे सदस्य को, जो मतलब कुछ सदस्य ऐसे हैं उनको पूरे, जितने जैसे लोकसभा में कुछ सदस्य हैं और राज्यसभा में, तो उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। तो वो अधिकार क्या होते हैं, तो उनका अधिकार ये होता है कि संसद की जब कार्यवाही चलती है तो उसको प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार होता है। मतलब उसको टीवी में कह सकते हैं कि चलो सब देखें, और या ये भी कह सकते हैं कि कोई ना देखे। तो जैसे कोई गुप्त, मतलब कोई सेक्रेट बात चल रही है, कोई किसी प्लान की साजिश हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, तो उसका क्या होता है कि संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार होता है। फिर उसके बाद संसद की कार्यवाही में किसी को भाग लेने का भी निर्णय का अधिकार होता है। कि मतलब कोई भी, जैसे मान लिया बाहर से कोई देखना चाहता है, वो कह रहा है कि मुझे संसद के पास, मुझे टीवी में नहीं देखना है, मुझे वहाँ रह कर देखना है, तो कुछ सदस्य जो होते हैं किसी को भी भाग लेने का अधिकार दे देते हैं। फिर तीसरा है संसद की अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंड देना। मतलब संसद की अवमानना कोई करता है या विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे दंड भी दे सकते हैं।
चौथा है कि संसद के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, सजा से मुक्ति या जेल से बाहर आने आदि सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब सदस्य माने सामूहिक अधिकार है ये। फिर है पांचवा है कि संसद की परिसीमा के भीतर किसी की गिरफ्तारी अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना नहीं होगी। मतलब जो अध्यक्ष है ना, उसमें जो कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार होगा जो गिरफ्तारी, और क्या कहते हैं, सभापति की अनुमति के बिना नहीं होगी, इन्हीं की अनुमति के अनुसार होगी। छठवां है किसी भी मामले में जांच करने का अधिकार और किसी के गवाह के रूप में उपस्थित कराने का अधिकार जो है, ये भी सामूहिक अधिकार के रूप में आता है। तो 6 अधिकार हो गए। इसमें क्या है कि प्रकाशित करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। दूसरा है संसद की कार्यवाही में किसी को भाग लेने का निर्णय का अधिकार दे सकते हैं। और तीसरा है संसद की अवमानना या विशेषाधिकार का दंड दे सकते हैं। चौथा है संसद के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, सजा से मुक्ति या जेल से बाहर आने पर उसकी मतलब क्या करते हैं कि सूचना प्राप्त कर सकते हैं कोई भी सदस्य। ये सामूहिक अधिकार है इनका। और पांचवा है संसद की जो परिसीमा के भीतर किसी को गिरफ्तार अध्यक्ष को सभापति की अनुमति के बिना नहीं होगी। संसद की जो परिसीमा के भीतर किसी भी गिरफ्तारी अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना नहीं होगी। छठा है किसी भी मामले में जांच करने का अधिकार और किसी को गवाह के रूप में उपस्थित कराने का अधिकार। तो ये हो गया संसद के मतलब कुछ व्यक्तिगत अधिकार और कुछ सामूहिक अधिकार। तो व्यक्तिगत में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो व्यक्तिगत हो गए और यहाँ सामूहिक। व्यक्तिगत में एक दो दो तीन तीन लिख लो तो भी बहुत है, क्योंकि वहाँ लिखने का समय नहीं रहता। एक तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आचरण पर न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं, ये व्यक्तिगत की बता रहा हूँ मैं। फिर है जब तक सदन की कार्रवाई चले न्यायालय सम्मन नहीं भेज सकता। और फिर है सिविल मामलों में ही केवल गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कब, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। वो सामूहिक में प्रकाशित करे या ना करे, कुछ कोई भी सदस्य जेल आ रहा है, जेल जा रहा है, मतलब कोई भी सूचना प्राप्त करना तो कर सकता है। किसी को भी अपने इनवाइट कर सकता है संसद में कि चलो देखो भाई कार्रवाई। और चौथा है संसद की अवमानना या विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले को दंड दे सकता है। और ये सब तो लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे 5-6 लिखे हुए हैं। तो 4-4 ऐसे याद कर लेना तो याद हो जाएगा। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में गए होगे तो याद हो जाएगा वैसे। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसके जो सारे नोट्स हैं ना, इसको नोट्स मैं एक टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ। मैं रिवीजन करने के लिए बना रहा हूँ अपने। और अब देखेंगे हम लोग संसद की कार्रवाई कैसे होती है। तो संसद की, सॉरी इसमें तो इतना, इस पीडीएफ में इतना ही है, तो दूसरा पीडीएफ ओपन करते हैं। ये पीडीएफ, इस पीडीएफ में हम लोग अब देखेंगे संसद की कार्रवाई कैसे होती है। तो संसद की जो कार्रवाई होती है, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, इसमें लेक्चर 16 है ये संकल्प 2024 बैच का। तो इसमें संसद की कार्रवाई क्या होती है। संसद की देखो, ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सामान्य कार्रवाई होती है, एक तो जनरल प्रोसीडिंग होती है, एक विधायी कार्रवाई, एक बजटीय कार्रवाई और एक वित्त धन विधेयक की कार्रवाई होती है। तो सामान्य कार्रवाई क्या होती है। तो सामान्य कार्रवाई में देखते हैं कि संसद का सत्र, बैठक या अधिवेशन जो है वो इसमें बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत या सम्मन किया जाता है। तो सामान्य कार्रवाई में सबसे पहले क्या होता है कि संसद का सत्र को ही बैठक या अधिवेशन भी बोलते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, आहूत किया जाता है। आहूत, इसको सम्मन भी बोलते हैं, सम्मन माने बुलाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र सबसे पहले बुला लिया जाता है, और बुलाने के अब इसमें ये सब वर्णन जो है आर्टिकल 85 में लिखा है। आर्टिकल 85 में ये कहा गया है कि संसद का सत्र जो है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, तथा अवसान या समापन भी आर्टिकल 85 में ही लिखा गया है। तो अभी देखना इसमें क्या लिखा है, एक चीज़ और यहाँ लिखा है, वर्तमान बैठक की अंतिम तारीख तथा आगामी बैठक के पहली तारीख के बीच 6 माह का अधिक अंतर ना हो, अर्थात 2 सत्र के मध्य अधिक से अधिक 6 माह का मतलब अंतर ना हो, कि मतलब वहाँ पे एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होंगी। तो इसको समझो, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान मत दो उतना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान दो। कह रहा है कि जब सामान्य कार्रवाई शुरू होती है, तो सामान्य कार्रवाई ऐसी होती है कि उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को, मान लिया संसद है, उसको आहूत करता है। राष्ट्रपति यहाँ है, राष्ट्रपति ने संसद को बुलाया, आहूत किया, दोनों मतलब आहूत माने बुलाना, बैठक के लिए बुलाया। और ये बैठक जो होती है, जैसे मान लिया आज बैठक ख़त्म हो गई, ठीक है, तो आज से 6 महीने बाद फिर से बैठक शुरू हो जानी चाहिए, ऐसा कंडीशन है। तो जब 6 महीने बाद कंडीशन है, तो एक वर्ष में न्यूनतम तो 2 बैठक अनिवार्य रूप से हो, बाकी कितना भी बैठक हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे परंपरा में है भी, तो अभी बता रहा हूँ मैं इसको। तो ये 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति ही बुलाता है, संसद का जो बैठक है वो राष्ट्रपति आहूत करता है। और दूसरा कि किन्हीं भी 2 बैठकों के बीच 6 महीने का अंतर से ज़्यादा, 6 महीने के से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने का ही अंतर होना चाहिए। तो न्यूनतम कितनी बैठकें हो सकती हैं, 2 बैठकें। अब देखो परंपरा क्या है, ये परंपरा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछाता है कि परंपरा है कि संविधान में लिखा है तीनों सत्र।
कि लिखा जाएगा कि भारतीय संविधान में 3 बैठक बुलाए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद सामान्य कार्यवाही में 3 बैठक बुलाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये परंपरा है, संविधान नहीं है। तो इसको भी देख लेना आप लोग। तो देखो फर्स्ट बैठक कब होता है, जनवरी माह में होता है सामान्य रूप से, इसे बजट सत्र बोलते हैं। सेकंड बैठक होता है जुलाई या अगस्त में, इसे मानसून सत्र बोलते हैं। और थर्ड बैठक जो होता है नवंबर या दिसंबर माह में होता है, जिसे शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो ये हो गया 3। फिर उसके बाद है, अब देखो जब संसद की सामान्य कार्यवाही चलने लगती है, 3 बैठक तो है, अब सामान्य कार्यवाही में होता क्या है, पहले तो राष्ट्रपति बुला लिया, किसको, संसद के सदस्यों को बुला लिया बैठक के लिए। फिर उसके बाद अब संसद के सदस्यों को बैठक के लिए बुलाया, बुलाने के बाद क्या होगा, सबसे पहला तो प्रश्नकाल चलेगा, क्वेश्चन आवर जिसे बोलते हैं। तो प्रश्नकाल क्या होता है, तो सबसे पहले तो 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय होता है। 11 बजे से 12 बजे तक क्यों होता है, क्योंकि नेता होता लोग जो होते हैं, सर ने बताया कि नेता लोग लेट से उठते हैं, और आपको भी पता है कि जब अब इतना पैसा है तो फिर क्यों जल्दी कोई उठेगा, जब मेहनत करनी होती है, किसी मुकाम तक पहुंचना होता है, तो ही मतलब लोग उठते हैं जल्दी। तो इसे तो देखो, अब नेता को तो पहले ही पोजीशन पे पहुंच गए अपने, तो अब 11 बजे अपना आराम से खाओ करके 11 बजे सदन की कार्रवाई चलाते हैं। तो सदन की कार्रवाई जगह पहला घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। तो इसमें प्रश्नकाल में होता क्या है कि जो संसद सदस्य हैं ना, जितने भी सदस्य हैं, वो मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, और वो कारण नहीं बताते कि क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, बस प्रश्न पूछ लेते हैं बिना कारण बताए। तो अब कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, तो वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित माने बहुत महत्वपूर्ण, स्टार लगा देते हो नहीं, जो मतलब जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है तो ऐसे स्टार लगा देते हो, तो तारांकित, एक तो तारांकित प्रश्न होता है स्टार लगा हुआ, एक अतारांकित होता है अनस्टार्ड, एंड एक अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। तो ये तीनों प्रश्न हैं क्या, मतलब 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं संसद सदस्य मंत्री से, तो ये तीनों प्रश्न हैं क्या। तो यहाँ पे देखो अब लिखा है कि तीनों, वैसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, तारांकित माने बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, और अतारांकित मतलब तो जितना महत्वपूर्ण नहीं होता उससे लिखित रूप से दिया जाता है मंत्री के द्वारा। और तो एक बार इसको पढ़ के, इसमें अतारांकित में जो है लगभग 10 से 21 दिन लगते हैं। तो तारांकित प्रश्न एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक चाहिए उस पर तारांकित चिन्ह रहता है। और यहाँ पे एक लिखा है कि यह प्रश्न सदस्य द्वारा सदन के महासचिव, सभापति, अध्यक्ष को लिखित रूप से देते हैं। मतलब अगर देखो सदन के जो महासचिव हैं वो क्या करते हैं, महासचिव को लिखित रूप से देते हैं, या सभापति हो गया, अध्यक्ष हो गया, तो किसी को भी जो है दे देते हैं लिखित रूप से तारांकित प्रश्न को। तो लिखित रूप से जब दे देते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले लिखित रूप से देते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना हो जो कि उन्हें मौखिक उत्तर चाहिए तभी वो लिखित रूप से देंगे। और लिखित रूप से देने के बाद क्या होगा कि जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक चाहिए उस पर तारांकित चिन्ह होते हैं। पहले तो देखो तारांकित करके इन्होंने किसको दे दिया, सभापति, जो मतलब जिसमें अध्यक्ष, या तो अध्यक्ष को, जैसे मान लिया राज्यसभा में हो रहा तो सभापति को दे दिया, और लोकसभा में हो रहा तो अध्यक्ष को दे दिया, तारांकित प्रश्न दे दिया। अब तारांकित प्रश्न जब दे दिया तो क्या करेगा महासचिव जो है, या महासचिव सॉरी कह रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, सभापति या अध्यक्ष को लिखित रूप से दिया, तो क्या होगा कि अब इसका जो है मौखिक उत्तर दिया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसका मौखिक उत्तर मतलब मुंह से उत्तर देते हैं मंत्री, तो मुंह से उत्तर देते हैं। अब जब मुंह से उत्तर देंगे तो मान लिया कोई और, जब मुंह से उत्तर दिया तो इसी जो उत्तर दे रहे हैं इसी उत्तर में भी कोई प्रश्न इस सदस्य को हो जाए, तो जब इस उत्तर में भी कोई प्रश्न हो जाएगा सदस्य को, तो क्या करेगा, पूरक प्रश्न पूछ लेगा। पूरक माने होता है कि पूरक प्रश्न, देखो एक बार परिभाषा देख लेना। पूरक प्रश्न का तात्पर्य है कि जब मंत्री पहले प्रश्न का उत्तर संसद सदस्य को दे, लेकिन उसको अब उसमें कोई और प्रश्न पूछना है तब। मतलब जैसे मान लिया तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सदस्य, मैं मान लिया मंत्री हूँ, तो कोई सदस्य मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे होगा, तो मैंने कोई उत्तर दिया, अब उसी उत्तर में उसको एक और प्रश्न हो गया, तो मतलब ये कैसे हुआ फिर, तो ऐसे करिए, तो उसे पूरक प्रश्न बोलते हैं। फिर अतारांकित प्रश्न किसे बोलते हैं, तो इसका उत्तर लिखित दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न नहीं किए जाते हैं, और इसके उत्तर देने में लगभग 10 से 11 दिन लगते हैं अतारांकित प्रश्न के उत्तर देने में। फिर है आपका अल्प सूचना का प्रश्न। तीसरा है अल्प सूचना, माने ऐसा कोई मतलब प्रश्न है जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, मतलब सार्वजनिक हित के लिए बहुत आवश्यक है, महत्व का है, तो इसके कारण बताना, इसमें कारण बताना होता है कि क्यों यह महत्वपूर्ण है, और इसका उत्तर जो है 3 से 10 दिन में ही मिल जाता है। लेकिन देखो 3 से 10 दिन इसमें भी लगता है उत्तर देने में, और इसमें भी मौखिक उत्तर देना होता है और पूरक प्रश्न होते हैं। क्या होता है, मौखिक उत्तर देना होता है और पूरक प्रश्न होते हैं। ये अभी कार्रवाई चल रही है,
सदन की कार्रवाई चल रही है। तो 3 प्रकार के प्रश्न हो गए प्रश्नकाल में। अब प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। तो ये शून्यकाल मतलब 11 से 12 बजे तक हो गया। अब 12 से जो है लंच वंच के बीच में शून्यकाल आता है। अब ये शून्यकाल कब आया, कैसे? शून्यकाल पहले नहीं था, ये 1962 में अस्तित्व में आया था। तो इसको एक बार पढ़ देते हैं। सदन के नियमों का वर्णन जो है इसमें नहीं है, बस यह परंपरा है। मतलब शून्यकाल एक औपचारिक है, इसमें सदन के नियम में निर्णय नहीं है कि शून्यकाल चलेगा। तो जब एक बार क्या हुआ था कि नेहरू से प्रश्न पूछा गया था, कुछ कोई सदस्य पूछा था, तो नेहरू तो तब तक प्रश्नकाल खत्म हो गया, मैंने 12 बज गया। तो अब कैसे नहीं, मतलब 12 बजे तक ही होता है प्रश्नकाल, तो अब कैसे दें नेहरू जी जवाब? तो नेहरू ने कहा रुको मैं दे रहा हूँ। तो उस समय जब दे दिया तो अब इसको किसके काल में रखा जाए? तो इस काल को शून्यकाल के रूप में रख दिया गया मीडिया के द्वारा। तो वही कह रहा है, मंत्रियों से बिना पूर्व सूचना के ये प्रश्न पूछा जाता है, बिना पूर्व सूचना के कुछ भी पूछ लिया। तो इसलिए इसको कहते हैं शून्यकाल को आतंक का काल कहते हैं। मंत्रियों के ऊपर आतंक है, मतलब कोई भी अब कोई प्रश्न पूछ लेगा तो पहले से तैयार नहीं है मान लिया किसी जवाब देने के लिए, तो कैसे काम चलेगा? तो शून्यकाल में क्या होता है, आतंक का काल कहा जाता है। सोमनाथ चटर्जी ने इसको कहा था, पूर्व अध्यक्ष थे लोकसभा अध्यक्ष के, पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने शून्यकाल को आतंक का काल कहा था। और ये 1962 से मानसून सत्र से चली आ रही है, क्योंकि नेहरू ने 1962 में ही मानसून सत्र में ऐसे ही जवाब दे दिया था। तो 1 मिनट अभी रुक जाओ थोड़ी देर। फिर है आधे घंटे की जो चर्चा होती है, ये आधे घंटे की चर्चा। फिर उसके बाद देखो, सबसे पहले क्या हो गया, प्रश्नकाल हो गया, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल हो गया, शून्यकाल के बाद आधे घंटे की चर्चा होती है। ये आधे घंटे की चर्चा किस विषय पर होती है? नए विषय पर नहीं होगी, मतलब कोई नया विषय पर चर्चा नहीं होगा। यह चर्चा उन विषयों पर होगा जिन पर प्रश्नकाल में उत्तर दिया जा चुका है। जैसे मान लिया प्रश्नकाल चल रहा था, उसमें उत्तर दे दिया गया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी तो होंगे कि मतलब उसका उत्तर नहीं दिया जा चुका था। तो क्या करेंगे, 5:30 से 6:30, मतलब 5:30 से 6 तक, मतलब आधे घंटे को क्या होगा कि आधे घंटे की चर्चा होगी उसी पर जो मतलब पहले पर उत्तर दिया जा चुका है। और ये कब होगा? खाली मंडे, थर्सडे और फ्राइडे को, एक एक दिन के अंतर पे होगा। पहले सोमवार को होगा, फिर बुधवार को, फिर शुक्रवार को। केवल किन विषय पर होगा? जिन पर चर्चा पहले से हो चुकी है। फिर है ये 2 घंटे की, उसके बाद होती है 2 घंटे की चर्चा। इसमें लिखा है सदन की कार्रवाई में 2 घंटे की चर्चा कब होती है? तो 2 घंटे की चर्चा जो होती है इसे छोटी अवधि की बहस कहते हैं। 2 घंटे की चर्चा, वैसे तो सदन की कार्रवाई 11 से 6 तक ही चलती है, तो ये पहले ही हो जाता है शायद मेरे ख्याल से। तो इस 2 घंटे की जो चर्चा बहस होती है उसे छोटी अवधि की बहस या 2 घंटे की चर्चा कहते हैं। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अब देखो आपको आधे घंटे की चर्चा पता है और 2 घंटे की चर्चा पता है, तो आप छोटी अवधि पूछेगा तो आप आधे घंटे वाला लगा देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये 2 घंटे की चर्चा जो होती है वो छोटी अवधि, वो 2 घंटे की चर्चा होती है, आधे घंटे वाली नहीं होती है। इसमें क्या होता है 2 घंटे की चर्चा में? इसमें जो सार्वजनिक विषय हैं या नए चर्चे हैं उस वो होता है कि मतलब जो सार्वजनिक विषय हैं, नए चर्चे हैं, तो 2 घंटे में होता है। और इसमें 2 घंटे की चर्चा में मतदान का आवश्यक नहीं है, इसका नाम ही 2 घंटे की चर्चा, तो इसे 2 घंटे का समय लगता है। अब देखो फिर आता है क्या, धन्यवाद प्रस्ताव आता है। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव लाता कौन है? धन्यवाद प्रस्ताव जब जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं कि जो अभिभाषण देते हैं कि सरकार की नीतियाँ बताते हैं राष्ट्रपति भाषण में कि कैसे सरकार काम कर रही है कैसे नहीं। और ये जो अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति, वो तैयार कौन करता है? वो तैयार करता है कैबिनेट सचिवालय तैयार करता है, और कैबिनेट करवाती है। जो तैयार करते हैं कैबिनेट सचिवालय तैयार करता है, और तैयार कौन करवाती है? कैबिनेट तैयार करवाती है। तो जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं सरकार की नीतियों के प्रति, तो क्या होता है कि नीतियों का विरोध विपक्ष वाले धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या होता है, नीतियों का विरोध करने के लिए जो विपक्ष वाले होते हैं धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं, उसके बाद मतदान होता है, मतलब मतदान होता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या होता है? बहुमत में है, और पारित ना हो तो सरकार क्या है? त्यागपत्र देती है। तो धन्यवाद प्रस्ताव तो ऐसे आता नहीं है जल्दी इंडिया में, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का वर्णन है कि धन्यवाद प्रस्ताव का जो पारित हो गया तो सरकार क्या है? बहुमत में है, और पारित ना हुआ तो सरकार त्यागपत्र दे देगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है तो क्या सरकार त्यागपत्र देगी? तो आंसर है नहीं। और यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो त्यागपत्र दे देती है। फिर उसके बाद एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है कि ये 1954 के नियमों से है। इसमें क्या होता है कि सदन के सदस्य द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है किसी भी मंत्री का कि
ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। तो मंत्री क्या करता है, आश्वासन देता है, चलो ठीक है मैं इसको कर दूंगा, कितना पैसा दे दूंगा। तो अगर देखो अब आश्वासन दे दिया, लेकिन अगर काम नहीं किया तो आश्वासन समिति भी एक है जो क्या करेगी, इनका मतलब अच्छे से ले मतलब जो है मंत्रियों का मतलब क्या कहते हैं, जवाब लेगी, जवाबदेही होगा मंत्रियों का आश्वासन समिति के प्रति। अगर आश्वासन जो दिए हैं पूरा नहीं किए, जैसे मान लिया अगर कह दे कोई काम मंत्री ने कहा कि ये काम मैं कर दूंगा, फिर उन्होंने नहीं किया, तो जब नहीं किया तो आश्वासन समिति क्या करेगी, जांच करेगी क्यों नहीं किया भाई। तो ऐसे होता है, आश्वासन समिति के प्रति जवाबदेह होगी मंत्री। फिर है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि जब मतलब कोई सदन की कार्यवाही चल रही है तो क्या करते हैं, उसको रोक करके कोई बहुत विशेष चीज़ आ गया, कोई विशेष विषय की चर्चा आ गई तो उसको करने लग जाते हैं, इसी को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यह किसी अति आवश्यक विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है, इसे असाधारण प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का सहमत या समर्थन रहना चाहिए। फिर है कम से कम 2 घंटा 30 मिनट चलेगा। ये जो स्थगन प्रस्ताव है कम से कम 2 घंटा 30 मिनट चलेगा। इसमें मतदान होगा। मतदान में क्या होता है, विपक्ष बहुमत में अगर जो होती है तो सरकार की निंदा होगी, सरकार गिरेगी नहीं मतलब स्थगन प्रस्ताव में, लेकिन निंदा होगी। और मतदान विपक्ष में बहुमत में है, और क्या होता है अगर विपक्ष बहुमत में नहीं है तो अस्वीकार हो जाएगा यह स्थगन प्रस्ताव। ठीक है। अब ध्यान आकर्षण प्रभाव के कारण जो है इसका यूज़ उतना कम हो गया, क्योंकि अब जो कोई विशेष विषय रहता है उस पर तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आ जाता है, प्रभाव लग जाता है, मंत्री को ध्यान खींच लेते हैं, क्या करने के लिए स्थगन लाएंगे। स्थगन में इतना सारा वोटिंग होगा, ध्यान उनमें तो वोटिंग नहीं होता है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव भी होता है कि अविश्वास प्रस्ताव जब लाते हैं, तो सब आप सबने सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव जब लाते हैं तो क्या होता है। अभी देखो हाल ही में महाराष्ट्र में आया था अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें उनकी सरकार गिर गई थी तो एक नाथ शिंदे फिर आए थे। फिर ऐसे ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव देखो यहाँ पे केवल लोकसभा में आती है, ये लिखा है लोकसभा, तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आती है। 1080 पिक्सल में देखना पड़ेगा तभी साफ दिखाई देगा ये नोट्स। फिर है विपक्ष द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, इसमें 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है और कारण नहीं बताना होता है। चर्चा के बाद मतदान होता है, यदि पारित हो गया तो विपक्ष बहुमत में है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो विपक्ष बहुमत में है, सरकार गिर जाएगी, और पारित ना हुआ तो सरकार रहेगी। ठीक है। फिर निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, कारण बताना पड़ता है निंदा प्रस्ताव में, क्यों निंदा करना चाहते हैं किसी का, मतलब किसी भी मंत्री का। एक मंत्री कुछ मंत्री या संपूर्ण मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर सकता है, कोई भी मंत्री किसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि चर्चा होगी मतदान होगा, यदि पारित हो जाए, पारित ना हो तो ठीक है, पारित हो जाएगा तो विपक्ष बहुमत में है तो सरकार का क्या होगा, कार्यकाल तो नहीं जाएगा, बस निंदा होगी। फिर है विश्वास प्रस्ताव। कौन लाता है विश्वास प्रस्ताव? वही लोग लाते हैं, सरकार ही लाती है अपनी लोकसभा में। चर्चा मतदान होता है, विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार बनी रहेगी, पारित ना हो तो सरकार गिर जाएगी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है दोनों सदनों का कोई सदस्य मांग सकता है कि जब उसे लगे कि कार्रवाई इस नियम के अनुसार नहीं चल रही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब लाया जाता है जब मतलब ये लगे किसी भी सदस्य को कि कार्रवाई जो है वो नियम के अनुसार नहीं चल रही है, तो सदन की कार्रवाई को नियम के अनुसार चलाने के लिए ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो होता है वो प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। तो ये इतने सारे प्रस्ताव हो गए। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो राष्ट्रपति जो है सामान्य कार्रवाई में सबसे पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है बुलाएगा, क्या करेगा, संसद को सदस्यों को मतलब बुलाएगा, आहूत करेगा, आर्टिकल 85 कहता है। फिर तो बुलाने के बाद क्या होगा, परंपरा के अनुसार 3 बैठकें होगी। एक जनवरी में होगा बजट सत्र, दूसरा जून या जुलाई में, शायद जुलाई अगस्त में होगा मानसून सत्र, और तीसरा नवंबर दिसंबर में होगा, और इसे कहते हैं कि शीत सत्र। तो 3 तरह सत्र होते हैं। तो इसमें कैसे कैसे बुलाया जाता है, सबसे पहले बुलाता है, बुलाने के बाद क्या होता है, प्रश्नकाल शुरू होता है 11 से 12 तक। प्रश्नकाल के बाद फिर शून्यकाल होता है, शून्यकाल के बाद फिर आधे घंटे की मतलब 2 घंटे की चर्चा होती है छोटी अवधि का, फिर 2 आधे घंटे की होती है पुराने ही विषयों पर। फिर इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव भी एक होता है, लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गई तो क्या होता है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार बहुमत में है, पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। ध्यान आकर्षण प्रभाव लाते हैं किसी विशेष चीज़ के लिए मंत्री का ध्यान देने के लिए। स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि अगर स्वीकार हो गया, विपक्ष बहुमत, अगर देखो मतदान हुआ तो अगर विपक्ष बहुमत में है तो सरकार की निंदा होगी, और विपक्ष बहुमत में नहीं हो तो स्वीकार हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा, माने सरकार की निंदा नहीं होगी।
और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या था, अगर पारित हो जाता है तो विपक्ष बहुमत में है, सरकार गिर जाती है, और पारित नहीं होता है तो सरकार बनी रहेगी। निंदा प्रस्ताव में सरकार की निंदा होती है पारित हो जाए तो। विश्वास प्रस्ताव में पारित हो तो सरकार बहुमत में है, नहीं पारित होगा तो सरकार गिर जाएगी। गिरने का मतलब है कि सरकार हट जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार गिर जाएगी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब होता है दोनों सदनों का कोई सदस्य मांग सकता है जब उसे कार्रवाई के नियम के अनुसार लगे कि कार्रवाई नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। फिर आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया है। फिर है गिलोटिन। तो गिलोटिन मतलब एक ऐसा होता है कि ऐसे मान लिया बहुत सारे विषय हैं, तो अब एक ही दिन में तो चर्चा होगी नहीं। तो जब चर्चा एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है इतने सारे विषयों की, तो क्या होता है कि केवल इन विषयों पर केवल सबको दे दिया था पढ़ने के लिए और खाली मतदान करा लेते हैं। मतदान करने के बाद बिना चर्चा के ही पारित हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, इसको ये प्रावधान बिना चर्चा के ही पारित हो जाते हैं। तो बिना चर्चा के मतदान हो तब उसे गिलोटिन कहते हैं। और क्या होते हैं, जैसे मान लिया कुछ प्रावधान है तो कुछ पर चर्चा हो गई और कुछ पर चर्चा नहीं हुई, तो केवल मतदान करके उसको पारित कर दिया जाता है, तो उसे गिलोटिन कहते हैं। कंगारू समापन माने होता है, कंगारू कैसे कूद कूद के चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का पढ़ लेंगे, कोई विषय है आगे का थोड़ा पढ़ लिया, पीछे पढ़ लिया, बस चर्चा हो गई, फिर आगे पढ़ लिया, पीछे पढ़ लिया, चर्चा हो गई, तो इसे कंगारू समापन कहते हैं। मतलब कूद कूद के चर्चा कर लो, ख़त्म कर दो काम है, बाद में अपना पढ़ते रहना है एक किनारे बैठ के सब लोग सदस्य लोग, तो इसे कंगारू समापन कहते हैं। कंगारू की तरह कूद कूद कर पढ़ते हैं चर्चा चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं, बस ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये हो गया कंगारू समापन। अब देखो सामान्य कार्रवाई कितना देर तक चला, ये होता है सामान्य कार्रवाई, मतलब कोई भी कार्रवाई सामान्य रूप से कैसे चलती है। अब हम सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं, 4 कार्रवाई पढ़े थे, सामान्य, विधायी और 2 और पढ़े थे। तो सामान्य कार्रवाई के बाद विधायी कार्रवाई पढ़ते हैं। विधायी कार्रवाई में क्या होता है, विधायी माने कानून का जो कार्रवाई था, कानून कैसे बनता है। तो विधायी कार्रवाई मतलब कानून कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक विधेयक बनाया जाता है, माने बिल बनाया जाता है, जिसमें कानून जो कानून बनाने का प्रारूप है या ड्राफ्ट है वो रहता है। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है कि इसमें कौन सा कानून लाया है जाना है। अब देखो कानून तो बन गया, अब इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद राष्ट्रपति को भेजते हैं। यदि राष्ट्रपति पारित कर दे तो कानून एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि संसद के दोनों सदनों को पारित करने के बाद, आप संसद के दोनों सदन पारित कैसे करेंगे, तो संसद के दोनों सदन पारित करने के नियम जो है 3 चरणों में है, ये देखो यहाँ पे। और जो ये इंपॉर्टेंट लिखा है कि विधेयक के प्रकार हैं कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, तो सरकारी विधेयक होता है, एक तो निजी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, निजी विधेयक में संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य हो। तो क्या होता है, जब अब देखो एक सदन में किसी भी 3 चरणों में होकर गुजरता है। जब विधेयक लाते हैं तो संसद के दोनों सदनों में पहले पारित कराना होता है। तो जब पहले किसी भी सदन में पहले जाएगा तो कैसे कैसे होगा, तो 3 तरह के 3 चरण होते हैं। पहला तो प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन इसे बोलते हैं। तो प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन में होता है कि औपचारिक होता है। प्रथम वाचन क्या होता है, औपचारिक होता है, मतलब इसमें खाली विधेयक पेश हो जाता है, मतलब रख दिया जाता है कि चलो ठीक है विधेयक आ गया है। किस में आ गया है, किसी भी सदन में आ गया है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अब उसके बाद क्या होता है, जब विधेयक आ गया तो द्वितीय वाचन में क्या होता है। अब द्वितीय वाचन तो ये इंपॉर्टेंट है, द्वितीय वाचन में क्या होता है कि द्वितीय वाचन में 4 चरण होते हैं। या तो सदन जो है स्वयं चर्चा करे सारे प्रावधान पर, जो विधेयक है उसके सारे प्रावधानों पर सदन स्वयं चर्चा करे, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि वह प्रवर समिति को भेज दे। प्रवर समिति मतलब होता है कि उन्हीं सदस्यों में से जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से कुछ को मिलाकर बना दिया जाता है, उनको भेज दे। या तीसरा है संयुक्त समिति को भेज दे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य हैं। या तो जनता की राय के लिए भेजे, तो जनता की राय के लिए कम ही भेजते हैं, कोई विधेयक जनता की राय के लिए क्यों भेजेंगे। तो यही तीनों में लगभग काम हो जाता है, लेकिन चारों हैं संविधान में। तो अब 3 वाचन में भेज दिए, तो तीनों में क्या होगा कि द्वितीय वाचन के आम सहमति होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो विधेयक में सहमत हो जाती है। मतलब इन्हीं में से किसी के पास भेजेंगे, अगर इन्होंने कह दिया चलो ठीक है सही है, तो क्या होता है कि हाँ चलो मान लिया जाता है कि हाँ सही है। कुछ मतलब उसमें क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिला देते हैं, आगे पीछे गलत गलत सही रहता है। फिर उसके बाद तृतीय वाचन भी एक औपचारिक होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि वोटिंग हो जाती है तृतीय वाचन में कि हाँ चलो ठीक है सही है। तो अब तो 3 वाचन हो गया, प्रथम वाचन में पेश हुआ और द्वितीय वाचन में ये सब हुआ, और तीसरे वाचन में चलो ठीक है हो गया, काम खत्म हो गया विधेयक का कि हाँ विधेयक सही है। अब जब ये
कोई एक सदन जब पारित कर दिया इन तीन माध्यमों से, तो फिर दूसरे सदन में आता है, फिर दूसरे सदन में भी ये तीन चीज़ सेम चीज़ चलती हैं, तीनों। तो सदन में गया, फिर तीनों चीज़ें सेम चली, और जो दूसरे सदन में भी पारित हो गया तब जाके राष्ट्रपति के पास आया। तो वही लिखा है, द्वितीय वाचन के बाद आम सहमति होती है, और जब पहले सदन से पारित हो जाए, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी जाए, पारित होने के बाद दूसरे सदन में पूरी प्रक्रिया सेम होती है, उसके बाद राष्ट्रपति पारित कर देता है, तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो विधेयक को कानून कैसे बनाया जाता है, आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले विधेयक को क्या करते हैं, लाते हैं, कहाँ लाते हैं, किसी भी दोनों सदनों में लाते हैं। तो एक सदन में क्या होता है, तीन तरह से चले जाते हैं। प्रथम में खाली औपचारिक होता है, तृतीय में औपचारिक होता है, द्वितीय में ये सब चीज़ होता है। द्वितीय में चार प्रकार के होते हैं, या तो खुद चर्चा करे, या तो प्रवर समिति को दे दे, या तो ज्वाइंट कमेटी को दे दे, या तो फिर जनता को दे दे। तो इन चारों से जब पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा। देखो मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लिया कोई विधेयक है, विधेयक आया सबसे पहले एक सदन में, इस सदन में आया, लोकसभा मान लिया है, लोकसभा में आया तो तीन पड़ाव से गुजरेगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन में चार पड़ाव से गुजरेगा, ठीक है। चार पड़ाव से गुजरने के बाद कौन कौन से चार पड़ाव, पहला पड़ाव है या तो खुद चर्चा करें संसद के सदस्य, या तो प्रवर समिति को दे दें, या तो ज्वाइंट को दे दें, और या तो जनता को दे दें। इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ से पारित हो गया तो फिर आता है, अब लोकसभा हो गया तो राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में भी तीन चरण होते हैं, तीन चरण हो गए। तीन चरण के बाद इसमें भी द्वितीय वाचन में चार चरण होते हैं। अब यहाँ चार चरण पारित करने के बाद फिर यहाँ राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति ने पारित कर दिया तो विधेयक कानून बन जाता है। इतना आसान है, खत्म हो गया। तो एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है, अब आ गया इम्पॉर्टेंट है APT के लिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 107 कहता है कि संसद के सत्रावसान का विधेयक पर प्रभाव। अगर संसद मान लिया संसद का सत्रावसान हो गया, मतलब कार्रवाई खत्म हो गई, तो क्या होगा, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि विधेयक पर चर्चा अगले बैठक में चर्चा होगी, ठीक है। अगर संसद का सत्रावसान हो जाता है तो अगर विधेयक आया है तो उसकी चर्चा अगले बैठक में होगी। और 107 ही कहता है कि यदि लोकसभा विघटित हो तब विधेयक पर चर्चा, माने लोकसभा अगर जो विघटित हो तो क्या विधेयक पर चर्चा होगी। तो इसके दो सिद्धांत हैं, या तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है या अस्तित्व नहीं समाप्त होता है। तो अस्तित्व दो स्थितियों में समाप्त हो जाता है। जब लोकसभा विघटित हो तो अस्तित्व दो स्थितियों में समाप्त होगा, जब विधेयक जो है लोकसभा में लंबित हो, मतलब लोकसभा द्वारा पारित ना हुआ हो, तो विधेयक का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब से लोकसभा विघटन होती है जब, तो दो तरह के होते हैं, दो ही कंडीशन में जो विधेयक है वो समाप्त हो रखा है। जब विधेयक को लोकसभा में रखा गया था और लोकसभा में लंबित है बहुत दिनों से, पारित ना हुआ हो, तो अगर लोकसभा विघटित हो गई तो खत्म, वो भी विधेयक भी खत्म। और दूसरा है जब विधेयक लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में लंबित हो, मतलब राज्यसभा में, मतलब लंबित ही वाला है, चाहे तो लोकसभा में लंबित हो या तो राज्यसभा में लंबित हो, यही दोनों लंबित हो, तो विधेयक का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि विधेयक लैप्स नहीं होगा, और दो दशाओं के अतिरिक्त किसी भी दशा में लैप्स नहीं होगा, मतलब व्यपगत नहीं होगा। अब व्यपगत माने होता है अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। तो इसी को है कि लोकसभा विघटन के बाद, इसका मतलब हो गया कि जैसे लोकसभा विघटन मतलब होता है लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, उसका पहले ही 5 साल के बाद उसको मतलब हट गया लोकसभा। तो जो विधेयक आया था, अगर इस लोकसभा में पहले से ही लंबित है तो विधेयक को नहीं माना जाएगा, खत्म हो जाएगा अस्तित्व। और यहाँ से पारित करके राज्यसभा में लंबित है तो भी विधेयक खत्म हो जाएगा। यही दो स्थितियाँ हैं जब विधेयक का पर प्रभाव पड़ता है, किसका, निगेटिविटी का, मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बाकी जो संसद का सत्रावसान है उसका विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है, अब देखो संसद के जो दोनों सदनों हैं, यहाँ पढ़ देता हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो पढ़ दूंगा तो समझ में आ जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। अब हमने संयुक्त अधिवेशन पढ़ा है ना, तो ज्वाइंट सेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन, 108, ये ज्वाइंट सेशन जो है 108 आर्टिकल 108 में है, कैसे बुलाया जाता है। तो कौन बुलाता है सबसे पहले, तो राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन आहूत किया जाता है। कब किया जाता है, तो इसके 3-4 कंडीशन है, उसको देखते हैं। जब दूसरे सदन ने विधेयक अस्वीकार कर दिया हो, जब कोई दूसरा सदन जो है कह रहा है विधेयक अस्वीकार कर दिया हो, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब दोनों सदन विधेयक में संशोधन पर असहमत हो जाएं, तब जो है बुला लिया जाता है। तीसरा है जब दूसरे सदन विधेयक पर बिना विचार किए 6 माह तक रोक लिया हो, उनमें दूसरे सदन ने विधेयक पर विचार भी नहीं किया और 6 माह तक रोक लिया है, तो इन सब गतिरोध को दूर करने के लिए जो है ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। तो कैसे बुलाया जाता है,
तो दो तरीके से बुलाया जाएगा। पहला तो जब संसद सत्र में चल रहा हो, जब दूसरा सत्र में ना चल रहा हो। तो जब संसद सत्र में हो तो संदेश द्वारा बुला लिया जाता है, और जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना के द्वारा बुला लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये दो चीज़ें हो गई कि कैसे बुलाया जाता है, जब संसद सत्र में हो तो संदेश द्वारा, और जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के लोक अधिसूचना द्वारा बुला लिया जाता है ज्वाइंट सेशन को। अब ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया, तो अब ज्वाइंट सेशन बुलाने के बाद क्या होगा कि नोट है कि यदि लोकसभा भंग है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, लेकिन यदि संयुक्त बैठक बुलाने के बाद लोकसभा भंग हो तो संयुक्त बैठक की कार्रवाई चलती रहेगी। इसका मतलब हो गया कि लोकसभा भंग हो गई है तो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन अगर ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया है उसके बाद लोकसभा भंग होती है तो हाँ, तब बुलाया जाएगा और विधेयक भी पारित होगा। अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, और उपाध्यक्ष ना हो तो उपसभापति करता है, और उपसभापति ना हो तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर देता है। कार्रवाई कैसे चलती है इसकी? तो कार्रवाई चलती है लोकसभा के नियम के अनुसार एवं साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। संयुक्त रूप से दोनों सदनों का ही ये काम होता है संयुक्त अधिवेशन में। अपवाद क्या है, कब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा? धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है क्योंकि एम्बुलेंस की भांति काम करता है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन। अब ये तो हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सामान्य कार्रवाई पढ़ लिया, विधायी कार्रवाई पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पारित करने की कार्रवाई कैसे होती है। संसद में बजट पारित करने की कार्रवाई कैसे होती है। तो बजट पारित करने की कार्रवाई हम लोग पढ़ लें, उसके बाद तब फिर देखते हैं कितना है। अभी तो ज़्यादा है ना, चलो ठीक है। तो बजट कैसे, सबसे पहले बजट का क्या करते हैं बजट पारित करने के लिए। बजट पारित करने की कार्रवाई क्या है? बजट पारित करने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण माने होता है कि सबसे पहले फर्स्ट चरण होता है प्रस्तुतिकरण का, दूसरा साधारण चर्चा होती है, तीसरा अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान, चौथा विनियोग विधेयक पारित करना, पांचवा वित्त विधेयक पारित करना। ये 5 चरण होते हैं। पहले तो प्रस्तुतिकरण होगा, उस पर फिर चर्चा होगी। अनुदान माने कोई मांग रहा है कि हमें इतना विकास करना है, इतना करोड़ चाहिए, तो अनुदान मांगों पर चर्चा होती है कि मांग हो गया, फिर उसी को जब पारित कर दिया गया कि हाँ चलो ले लो इतना पैसा, तो अनुदान हो गया। विनियोग विधेयक हो गया, वित्त विधेयक। तो अब देखो बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको देख लो पहले। प्रस्तुतिकरण में क्या क्या होता है, बजट संसद में पेश करना। बजट को क्या करते हैं, संसद में पेश करते हैं। आर्टिकल 112 कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करवाएगा। बजट का वर्णन नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। फिर है लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तथा राज्यसभा में वित्त मंत्री का अधीनस्थ मंत्री, अधीनस्थ माने उसके अंडर में जो मंत्री है वो पेश करता है राज्यसभा में बजट को। तो एक परंपरा है कि 1 फरवरी को पेश करते हैं और 11 बजे पेश करते हैं, 11 AM पर। ये परंपरा है, ये नहीं कि संविधान में लिखा है। और जब पेश कर दिया जाता है उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सबको दे दिया जाता है बजट का कि सब लोग भाई पढ़ो अपना आराम से, तो 1 हफ्ते बाद फिर आओ आराम से चर्चा करो इस पर, बजट पे। तो 1 हफ्ते बाद क्या होता है, चर्चा होती है। अब चर्चा 1 हफ्ते बाद, चर्चा भी कितने दिन की होती है, 3-4 दिन की उस बजट पर चर्चा होती है। तो सामान्य चर्चा होती है कि बजट क्यों आया है, उद्देश्य क्या है, कितना हेल्पफुल है, नीति आज पर चर्चा होती है। सामान्य चर्चा होती है, नहीं कि पैसों पर कितना पैसा है क्या है, इस पर चर्चा नहीं होती है। बजट के प्रावधान पर चर्चा नहीं होती, कितना पैसा है कितना नहीं है, उस पर चर्चा नहीं होती। तो एक चीज़ हो गई कि मतलब पहले प्रस्तुतिकरण हुआ, चर्चा हो गई, दोनों बता दिया। अब अनुदान मांग क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो अनुदान और मांग केवल लोकसभा में होती है और 26 दिन में सारी मांगें पूरी करनी होती हैं। तो अब 26 दिन में, इतना कम दिन में कैसे मांगें पूरी होंगी? 2022 के बजट में 102 मांगें थी, तो अब चर्चा कैसे हो 26 दिन में? तो चर्चा तो नहीं हो सकती हर विषय पर। तो उसके लिए भी देखो आगे पेश है कि क्या क्या है। तो कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय के लिए कोई भी मांग कर सकता है, कि जैसे पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि हमको 4 हज़ार करोड़ चाहिए यहाँ पे करने के लिए काम, तो मांग लिए। तो उस मांग पर क्या होगी, फिर ऐसे थोड़ी मांग लिया तो दे दिया, तो उस पर चर्चा होगी। अनुदान के लिए चर्चा होगी। तो चर्चा होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से पहले मांग पेश होता है। पहले कह रहा हूँ, पहले कह दिया, पहले। तो राष्ट्रपति जब क्या करता है, अनुमति देता है तो मांग पेश हो जाता है। चलो ठीक है, मांग कर लो। तो मांग जब पेश हुआ तो क्या होता है कि अब
इसमें 3 तरह की चीज़ हो सकते हैं। संसद जो है वो मांग को क्या कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, मांग में कमी कर सकती है और मांग में वृद्धि कभी नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि क्या संसद मांग में वृद्धि कर सकती है, तो कभी नहीं कर सकती। 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट। स्वीकार कर सकती है तो स्वीकार कर देगी तो अनुदान दे देगी, अस्वीकार कर सकती है और मांग में कमी कर सकती है। तो अस्वीकार करना और मांग में कमी ये दोनों किस प्रस्ताव से पारित होते हैं, कटौती प्रस्ताव से लाए जाते हैं। तो अस्वीकार कर सकती है कि नहीं दूंगा, और या तो मांग में कमी कर सकती है। तो इन दोनों के माध्यम से कैसे करती है ये दोनों कमी, इसको देखते हैं। तो कटौती के माध्यम से करती है। तो कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, कट मोशन बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव 3 तरह से होती है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब ये क्या होते हैं, तो पर कटौती प्रस्ताव क्यों लाया जाता है पूछा जाए तो कटौती प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है क्योंकि जब मांग जो है जब मंत्रालय की जो मांग है उसको संसद सदस्य पूरा करने में मतलब पूरा ना करे, उसको अस्वीकार कर दे या मांग में कमी करनी हो, तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जो मांग होता है उसको रिजेक्ट अस्वीकार करने के लिए होता है, मतलब मांग को एकदम खारिज कर दो। तो तरीका क्या है इसका, इसमें क्या करते हैं, चलो एक एक तरीका पहले बड़ा करके इसको जूम करके तब पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि मांग को रिजेक्ट करने के लिए किया जाता है कि जो मांग है वो रिजेक्ट हो जाए। तो तरीका क्या है, तो जो मांगी गई धनराशि है उसको घटाकर 1 रुपया कर देते हैं, घटाकर 1 रुपया कर देते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव में। अब 1 रुपया कर देंगे तो मतलब कि क्या हो गया कि अस्वीकार हो गया। तो इस पर फिर चर्चा और मतदान होती है, यदि पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। अगर नीतिगत प्रस्ताव पारित हो गया 1 रुपये तो सरकार क्या करेगी, त्यागपत्र देगी। चर्चा और मतदान के बाद पारित हो गया, नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार त्यागपत्र देगी, क्योंकि उसका जो इसको मांगी गई धनराशि 1 रुपया कर दिया है। फिर दूसरा है कि मितव्ययता प्रस्ताव क्या होगा, तो मितव्ययता कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि मांग की कमी करने के लिए, जैसे कि लमसम 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे लमसम बोलते हैं कि लमसम कुछ एक मुश्त इसको कहा गया, एक मुश्त कम कर देना, लमसम कुछ धनराशि कम कर देना। जैसे 4000 करोड़ मांगा था तो 200 करोड़ कम कर दिया। फिर चर्चा मतदान होगी तो यदि पारित हो जाए तो भी सरकार गिर जाएगी। ये सब सरकार क्यों गिर जा रही है भाई, क्योंकि कम मिल रहा है इसलिए कमी हो जा रही है। चलो ठीक है, सरकार गिरा दो 2 बार। अब तीसरी बार सरकार क्यों गिराएंगे, सांकेतिक एवं प्रतीक कटौती प्रस्ताव। तो सांकेतिक एवं प्रतीक कटौती प्रस्ताव में अधिक चर्चा के लिए, जब मतलब अधिक चर्चा हो, सर्वाधिक प्रयोग इसी को होता है, मतलब सांकेतिक प्रस्ताव को। इसमें क्या होता है कि मांगी गई धनराशि में खाली 100 रुपया कम कर देते हैं, इसमें कोई सरकार नहीं गिरती। जैसे मान लिया 4000 करोड़ मांगा है तो 100 रुपया कम कर दो, इसी का प्रयोग ज़्यादा होता है सांकेतिक का, क्योंकि अगर इन दोनों का प्रयोग होगा तो सरकार तो गिर जाएगी, नीतिगत और मितव्ययता का कटौती, तो सरकार को गिराना थोड़ी है। और फिर अब 26 दिन में तो सारे तो प्रावधान हो नहीं पाएंगे, इतने सारे मांग रहते हैं, कैसे पूरा करेंगे चर्चा करके। तो 26वें दिन गिलोटिन प्रयोग किया जाता है। गिलोटिन तो पहले ही पढ़ा है कि मतलब बिना चर्चा के ही मतदान पारित करके चलो ठीक है मांग कंप्लीट कर दिया जाता है, बिना चर्चा के मतदान हो जाता है। फिर है विनियोग विधेयक, 3 स्टेप हो गया ना, प्रस्तुतिकरण, साधारण चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा। अब आएगा विनियोग विधेयक कैसे पारित होता है, बजट का विनियोग विधेयक। तो यह सरकार के खर्चे से, विनियोग विधेयक क्या है, विनियोग विधेयक है सरकार के खर्चे से संबंधित होता है विनियोग विधेयक। तो इसमें ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्या किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है विनियोग विधेयक, लोकसभा में पारित होकर। तो इसमें देखो लोकसभा में पारित होकर क्या, सबसे पहले विनियोग विधेयक क्या होता है कि सरकार के, एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन फिर भी चलो इसको करके कंप्लीट करते हैं। विनियोग विधेयक होता है यह सरकार के खर्चों से संबंधित होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है विनियोग विधेयक। लोकसभा में पारित कैसे होता है, तो धन विधेयक के रूप में राज्यसभा में भेजा जाएगा, पहले धन विधेयक के रूप में राज्यसभा में भेजा जाएगा विनियोग विधेयक, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसको पारित कर देगी। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से यह कानून बन जाता है, तो सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं उसके बाद विनियोग विधेयक जब पारित हो जाता है। तो विनियोग विधेयक जब पारित हो गया तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सरकार से पैसा निकाल सकते हैं विनियोग विधेयक, धन विधेयक के रूप में राज्यसभा के पास भेजा जाता है, 14 दिन तक रख सकता है। फिर वित्त विधेयक कैसे पारित होता है, तो वित्त विधेयक जो है सरकार के आय पक्ष को दर्शाता है कि सरकार की कितनी आय हुई है, यह साधारण विधेयक की भांति ही पारित होता है। वित्त विधेयक को पारित होते ही बजट जो होता है पारित हो जाता है। तो बजट क्या हुआ, पारित हो गया, ठीक है, बजट क्या हो गया,
पारित हो गया। तो यहाँ दो शब्द आए, एक तो धन विधेयक, एक वित्त विधेयक। तो ये दोनों क्या है, वित्त विधेयक पारित हो गया तो बजट भी पारित हो गई। और वित्त विधेयक क्या है, आय पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ हो गई कि दो चीज़। अब यहाँ पे जो है विनियोग विधेयक जो सरकारी संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, और ये दोनों हो गया। तो अब देखो, अब धन विधेयक पढ़ते हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि धन विधेयक जो है, बजट भी पारित हो गया है तो बजट में धन विधेयक आया था ना, तो इसलिए धन विधेयक पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या है, और फिर पढ़ेंगे धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया से पढ़ के फिर वित्त विधेयक पढ़ेंगे। वित्त विधेयक क्या है, फिर संसद की भूमिका पढ़ेंगे और विपक्ष की भूमिका पढ़ेंगे। विपक्ष की भूमिका पढ़ने के बाद ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे संसद की वित्तीय समितियाँ भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद अभी शुरू करते हैं इसको। ये जो है फिजिक्स वाला का बैच, आज शायद क्लास नहीं है हमारी जियोग्राफी की। अच्छा, ये खुलेगा नहीं क्या? शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि फिजिक्स वाला ऐप जो है ना, वो लगा देता है स्क्रीनशॉट के लिए बैन लगा देता है।